इज़राइल और फ़िलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर सॉल्यूशन कुछ खास नहीं निकला। लेकिन इज़राइल और फ़िलिस्तीन शुरू से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नहीं थे। साल 1983 में इज़राइल और फ़िलिस्तीन काफ़ी करीब आ गए थे एक दूसरे के एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सॉल्यूशन पीसफुल निकलने के बजाय सॉल्यूशन और भी गंभीर होता चला गया, और आज के दिन इन दोनों देशों के बीच युद्ध चलने लगे हैं। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें पूरे इतिहास को समझना होगा और जानना होगा कैसे जन्म हुआ इज़राइल देश का और कैसे शुरू हुई इज़राइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो आज का टॉपिक है हाउ इज़राइल एंड फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ ही होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े में बटे हुए थे। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की लहर उन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव ज्यूइश के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की फीलिंग ज्यूइश लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने होली यानी पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी, क्योंकि इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी यानी ज्यूइश बिखरे हुए थे और उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण और अत्याचार होता आया था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कैसे हिटलर ने कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया था ज्यूइश के साथ, कैसे ज्यूइश को एक कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। यदि आप हिटलर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ज्यूइश के खिलाफ हो रहे अत्याचार आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक ज्यूइश परिवार में हुआ था, और कुछ क्रिश्चियन मानते हैं कि कुछ ज्यूइश जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। और ये ऐसी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी थी जो कई सालों तक और पीढ़ी दर पीढ़ी रह गई। और जब क्रूसेड हुए हजारों साल पहले तो वहाँ पे बड़ी संख्या में क्रिश्चियन ने ज्यूइश को मारा, और इन पे हजारों सालों से अत्याचार होने के कारण इनके माइंडसेट में बदलाव आया और इन्हें लगा हमारा भी एक अलग देश होना चाहिए। और यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। साल 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इज़राइल और फ़िलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, तो उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन ज्यूइश को उनकी पवित्र भूमि फ़िलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि फ़िलिस्तीन 3 धर्मों के पवित्र स्थान है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूइश का। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रसिया के साथ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट साइन किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया गया कि प्रथम युद्ध समाप्त होने के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़िलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे यानी ज्यूइशों को देंगे। वहीं दूसरी ओर उसने चुपके से साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। उसके बाद फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश शासन देश की शुरुआत होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में ज्यूइश का पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर ज्यूइश की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी थी। फ़िलिस्तीन में जो यहूदी पलायन कर रहे थे उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ज्यूइश का फ़िलिस्तीन में विस्तार होने लगा। अब ज्यूइश ने अरब फ़िलिस्तीनियों से ज़मीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। ज्यूइश का फ़िलिस्तीन में विस्तार होने लगा था। ज्यूइश ने फ़िलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़िलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया, जिस कारण 1936 में अरब फ़िलिस्तीन ने विद्रोह कर दिया। अरब फ़िलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ज्यूइश माइग्रेशन पे कई पाबंदियां लगा दी। इसके कारण ज्यूइश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है।
हिटलर के शासनकाल में यूरोप में भयंकर स्तर पर ज्यूइश यानी यहूदियों का नरसंहार हुआ। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़िलिस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह प्रॉब्लम संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया गया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां ज्यूइश की संख्या मेजॉरिटी में है उन्हें इजराइल देश दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब मेजॉरिटी में है उन्हें फ़िलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी ज्यूइश थी और आधी आबादी मुस्लिम की। इसे लेकर फैसला लिया गया कि इस क्षेत्र पर इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा। यूएन के इस फैसले के फ़ौरन बाद ही इजराइल के पड़ोसी देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध पे इराक ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़िलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया, वहीं गाजा पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़िलिस्तीन की बची थी उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़िलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया था। युद्ध में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़िलिस्तीनियों को बतौर रिफ्यूजीज अपना देश छोड़ना पड़ा। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में फिर इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया और यह युद्ध 6 दिनों तक चलता रहा। हमले में तीनों देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा एवं सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। हालांकि बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस देना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फ़िलिस्तीन कब्जे में था। इजराइल का फ़िलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फ़िलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद यासिर अराफत ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छोटी बड़ी बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इजराइल एम्बेसी पर हमला किया, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। इसके बाद इन दो देशों के बीच एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1983 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि फ़िलिस्तीन इजराइल को एक इंटरनेशनल देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को कैंडिडेट मान लिया गया। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया था कि फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से कंट्रोल करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के याटिज इश्ताक राबिन और फ़िलिस्तीन के यासिर अराफत को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोनों देश साल 2000 में साथ आए दोबारा शांति समझौते के लिए, लेकिन समझौते पे कोई खास सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण शांति समझौता टूट गया। जिसके बाद फिर से इन दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत होती है कि इजरायली राष्ट्रपति यहूदी बराक फ़िलिस्तीन सीमा पर 1000 सैनिकों को टेम्पल माउंट पर भेजते हैं। इस कारण फ़िलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। नतीजतन दोबारा हिंसा की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें 1000 ज्यूइश की जानें गई तो वहीं 3200 अरब फ़िलिस्तीनियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम 2005 तक चली। इसके रिस्पॉन्स में फ़िलिस्तीन में हमास राजनीतिक पार्टी का गाजा में गठन होता है। वहीं दूसरी ओर PLO जो कि फ़िलिस्तीन की एक पार्टी थी, वो हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतह जो PLO पार्टी से जुड़ी एक पार्टी थी, उसे वहां से जाना पड़ा। हमास के फॉर्म होने के बाद फ़िलिस्तीन की राजनीतिक में दोहरीकरण आता है। जहां पहले केवल एक ही पार्टी PLO थी, वहीं फ़िलिस्तीन में एक और पार्टी हो जाती है जिसे हमास नाम दिया जाता है।
इन दोनों पार्टियों की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होती है। गाजा स्ट्राइप में राइट विंग विचारधारा पार्टी है जो इसराइल पे खतरनाक रॉकेट से हमले करता आ रहा था, जिस कारण इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इस कारण गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि जहां पे हमास का कंट्रोल है वहां पे नॉन वायलेंट जैसे घटना देखने को मिलते हैं, वहीं जहां पे पीएलओ का कंट्रोल है वहां पे ऐसे घटना देखने को नहीं मिलता है, जिससे दोनों पार्टी की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये सिचुएशन है आज के इन दो देशों के बीच। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल वेस्ट बैंक एरिया पे कई सालों से अपना कब्जा कर रखा है। दोस्तों इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक सेंटेंस में समझे तो यह है कि इसराइल के जो कट्टर लोग हैं वे चाहते हैं कि पूरा वेस्ट बैंक एरिया अपने लिए और जेरूसलम अपने लिए चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन में जो कट्टर लोग हैं वो चाहते हैं कि इसराइल को हम पूरी तरह से मिटा देंगे। इसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इस चीज़ का। दोस्तों पहले आप फिलिस्तीन के नक्शे को देखें। इसे ये छोटे छोटे पार्ट में बटे हैं कि दिन इस देश को एक नई सरकार दे भी दी जाए तो कैसे कंट्रोल करेगी ये देश। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन अभी भी निकल सकता है। 1967 के बेसिस पे एरिया को डिवाइड कर दिया जाए इसराइल फिलिस्तीन के बेसिस पे। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि हमें 1947 के बेसिस पे इसराइल और फिलिस्तीन को एरिया देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनका क्या होगा जो कॉलोनीज इसराइल ने सालों से बना रखी है फिलिस्तीन के अंदर। ये प्रॉपर सोसाइटी जहाँ पे लोगों के फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। ये एक प्रॉपर सोसाइटी है जहाँ पे लोगों के फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।